मुद्रण संस्कृति और आधुनिक दुनिया का दो टॉपिक हमने देख लिया भारत के अंदर। भारत में मुद्रण संस्कृति और धार्मिक सुधार और सार्वजनिक बहस। अब जो टॉपिक देखेंगे वो था प्रकाशन के नए रूप। इस प्रकाशन के नए रूप में हम लोग को देखना है कि गरीब लोगों के ऊपर क्या असर पड़ा और क्या था महिलाओं के ऊपर क्या असर पड़ा। कुछ महिलाएं जो इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा ली उनके बारे में हम इसमें जानेंगे। तो सामान्य लोग भी अब क्या होने लगे थे, उपन्यास पढ़ने लगे थे, यानी लगभग ये प्रिंट कल्चर भारत में स्प्रेड हो चुका था। तब तक एक नया पद्धति का विकास हुआ, दृश्य कल्पना यानी दृश्य कला। आपने मन में जो सोचा उसको फोटो के द्वारा लोगों के सामने लेकर के, जैसे कॉमिक्स पहले हुआ करते थे सेम लाइक। तो उसमें सबसे बड़ा योगदान है राजा रवि वर्मा का। हम जितने भी देवी देवताओं को फोटो देखते हैं, ये सारी परिकल्पना जो कल्पना किया गया वो किसने किया? राजा रवि वर्मा ने किया। और उन्होंने अपने मन में उस दृश्य को सोचा और उसको फोटो के माध्यम से हमारे बीच लेकर के आए। हम जितने भी भगवान की आज फोटो देखते हैं, ये परिकल्पना राजा रवि वर्मा ने ही की थी। इनके ऊपर फिल्म भी बन चुकी है, शाहिद कपूर ने इसमें एक्टर का रोल किया हुआ है। उसके बाद हम आएंगे महिलाओं के ऊपर इस प्रिंटिंग का क्या हुआ, यानी प्रकाशन जो थे वो नए रूप लेके आए। तो महिलाओं के जीवन में क्या हुआ, तो महिलाओं की जिंदगी जो थी उसके ऊपर किताब छपनी शुरू हुई, उनकी शिक्षा के ऊपर। यानी उनके जो सती प्रथा, बाल विवाह, विधवा विवाह, ये सारी चीजें जो एक कुरीतियां समाज में फैली हुई थी महिलाओं के लिए, ये समाज में ये था कि महिलाएं घर में रहेंगी, काम करेंगी, उनका और कोई काम नहीं है, सिर्फ बच्चों का पालन पोषण करना है। इन सारी चीजों के ऊपर किताबें छपनी शुरू हुई। उसमें सबसे बड़ा योगदान है वसुंधरी देवी का। यह बंगाल की रहने वाली थी और बंगाल के एक ऑर्थोडॉक्स यानी रूढ़िवादी परिवार से बिलोंग करती थी, जिसमें महिलाओं को बाहर निकलना, पढ़ना लिखना ये सब मना था। लेकिन इन्होंने इस बेड़ियों को तोड़ा, बाहर निकली, पढ़ना लिखना सीखा और पढ़ लिख के इन्होंने बंगाली भाषा में अपने जीवन की आत्मकथा लिखी, जिसका नाम था अमर जीवान, यानी अमर जुबान, यानी बोलने का जो शैली है उसको उन्होंने ये किताब लिखी थी वसुंधरी देवी ने। उसके बाद आता है कैलवासनी देवी। एक कैलवासनी देवी जो है 1860 के आसपास ये उभर करके सामने आई। यानी ये जिस परिवेश से, ये जिस समाज से बिलोंग करती थी, वहाँ महिलाओं के साथ बहुत ही ज्यादा भेदभाव होता था। यानी महिलाओं के साथ घरेलू हिंसाएं होती थी, उनको भरपेट खाना नहीं दिया जाता था, घर में सिर्फ काम करने के लिए इस्तेमाल किया जाता था और बहुत सारे महिलाओं को कैद करके बेड़ियों में जकड़ के घर के अंदर रखा जाता था। तो इसके खिलाफ इन्होंने 1860 के आसपास आवाज उठानी शुरू की और समाज के लोगों में जागरूकता फैलानी शुरू की। और इनके कोशिश के बाद, इनके एक काम करने के बाद बहुत सारी महिलाएं जो उनके प्रति समाज में, खास करके बंगाल के अंदर समाज के अंदर जो एक रूढ़िवाद फैला हुआ था उसके खिलाफ आवाज उठाना शुरू कर दिया। उसके बाद आता है रुकैया शेखावत हुसैन। इनको रुकैया बेगम के नाम से भी जाना जाता है। यह एक मुस्लिम परिवार से बिलोंग करती थी और मुस्लिम परिवार में आज तो बहुत कुछ बदल चुका है। आज से 50-60 साल पहले पर्दा प्रथा, घर से बाहर नहीं निकलना, पढ़ाई लिखाई एकदम नहीं करना, इन सारी चीजों का रोक था। लेकिन रुकैया शेखावत जो थी एक बहुत ही अच्छे मुस्लिम परिवार से बिलोंग करती थी, लेकिन उनके घर में भी ये रोक टोक था। ये उन रोक टोक को धक्का बताते हुए बाहर निकली, पढ़ाई लिखाई किया और वो उन मुस्लिम लोगों के, मुस्लिम समुदाय में जो पुरुष समाज है उसके खिलाफ इन्होंने आवाज उठानी शुरू की, जिनका मानना था कि कुरान ये कहता है या इस्लाम ये कहता है कि महिलाओं के लिए सारी चीजें वर्जित है, उनको शिक्षा नहीं लेना है, उनको समाज से बाहर नहीं निकलना है। और इन्होंने 1926 में बंगाल के अंदर महिलाओं की शिक्षा का एक सम्मेलन हुआ, महिला शिक्षा सम्मेलन, उसको संबोधित किया 1926 में। और उस संबोधन में इन्होंने कहा कि जो लोग ये कहते हैं कि इस्लाम ऐसे कहता है कि इनको बाहर नहीं निकलना, इनको पढ़ाई नहीं करनी, उनको इस्लाम के यानी कुरान शरीफ के मूल जड़ को, मूल मंत्र को जानने की जरूरत है कि वो महिलाओं के शिक्षा या महिलाओं के विकास के लिए कुरान शरीफ क्या कहता है। इन्होंने इसकी वकालत की थी। रुकैया शेखावत हुसैन, इनको रुकैया बेगम के नाम से भी जाना जाता है। अब आता है कि गरीब लोगों के ऊपर ये प्रिंटिंग का क्या असर पड़ा। बहुत बड़ा असर पड़ा। गरीब लोग भी किताब पढ़ने लगे।
उनको किताब मिले कहाँ से, तो अब तो बहुत सस्ती प्रकाशन की किताबें आने लगी थी, लेकिन तब तक सार्वजनिक पुस्तकालयों की व्यवस्था हो चुकी थी। सार्वजनिक पुस्तकालय से लोग किताब खरीद भी सकते थे या किताब जाकर के बैठ के पढ़ भी सकते थे। उस समय का एक सबसे बड़ा मुद्दा था जातिवाद। जातिवाद चारों तरफ घर कर चुका था, स्प्रेड हो चुका था। इस जातिवाद को तोड़ने में इस प्रिंटिंग प्रेस ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई। उस समय ज्योतिबा फुले, जो महाराष्ट्र के रहने वाले हैं और आज भी संत के रूप में जाने जाते हैं, उनका बहुत ज्यादा वहां पर क्या है, सम्मान है। ज्योतिबा फुले ने किताब लिखी जिसका नाम था गुलामगिरी, और उन्होंने समाज में व्याप्त जो जातिवाद की बेड़ियां हैं उसके बारे में लिखा, उसको तोड़ने की कोशिश भी की थी। किसने? ज्योतिबा फुले ने गुलामगिरी लिखा। उसी समय काशी बाबा जो 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 यूपी के रहने वाले थे, उन्होंने किताब लिखा छोटे और बड़े का सवाल। इन्होंने भी उस समय जो जातिवाद पूरा स्प्रेड था इंडिया के अंदर, उसके बारे में इन्होंने लिखना चाहा था उसमें, और लोगों को अवगत कराना चाहा था कि आखिर ये समाज को कैसे तोड़ता है। तब तक बाबा भीम साहब अम्बेडकर जी आ गए, उन्होंने भी जाति प्रथा की आलोचना की अपनी किताबों के अंदर। खैर जाति प्रथा तो होनी ही नहीं चाहिए। अब उस समय का जो बात था उसको इन्होंने तोड़ने की कोशिश की थी, और इसमें सबसे बड़ी भागीदारी निभाई किसने? मुद्रण संस्कृति यानी प्रिंट कल्चर ने, जो भारत में था। और प्रकाशन के भी नए रूप आ चुके थे, यानी प्रकाशन भी क्या हो चुका था? बदल चुका था। अब लास्ट टॉपिक है मुद्रण संस्कृति पर प्रतिबंध। इसके बारे में पढ़ेंगे क्योंकि भारत कॉलोनियल था, उपनिवेश था इंग्लैंड का, तो भारत में किस किस तरीके के प्रतिबंध लगाए गए, एक्ट लाया गया, और उस एक्ट के तहत जो भी ब्रिटिश सरकार के खिलाफ कुछ लिखता उसके सेंसरशिप को समाप्त कर दिया जाता। तो लास्ट टॉपिक है, छोटा टॉपिक है, नेक्स्ट वीडियो में हम उसको देखेंगे।